Hello, my dear students. Welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में जो ये हम डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे हम देते हैं, उसी को हम एनालाइज करेंगे और ये वीडियो डेली बेसिस पे आएगी क्योंकि हम देखते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोग गलत करते हैं, तो हम उसको और क्लैरिफाई करेंगे ताकि उन जो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं वो भी कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और उस क्वेश्चन को सही करें. फ्रेंड्स, ये वीडियो डेली बेसिस पे आएगी और हम ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे आपके साथ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए. आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को. स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय द टीचर टू. इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं वो टीचर के द्वारा यूज़ की जाती है. ये क्यों यूज़ की जाती है इसके बारे में हमसे पूछा गया कि पहला ऑप्शन है ग्लोरीफाई द क्लास, ऑप्शन बी अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, ऑप्शन डी इंश्योर डिसिप्लिन. फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स. इंस्ट्रक्शनल जो एड्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं टीचर के द्वारा कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको और अच्छे से बताने के लिए. अगर फ्रेंड हम आपसे बात करें कि इंस्ट्रक्शनल एड होती क्या है, जैसे अब इंस्ट्रक्शनल एड में आप इंक्लूड कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड है, डिस्प्ले है, चार्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो मतलब कॉन्सेप्ट को कैसे और ज़्यादा क्लियर किया जाए और ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से बताया जाए. जैसे अगर हम एक बुक लेते हैं, बुक में हम पढ़ते हैं तो हमें उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसी को हम एक ब्लैक बोर्ड के थ्रू या डिस्प्ले के थ्रू जिसमें आवाज़ के साथ कुछ होता है तो हम उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं. तो हम इसी वजह से इसका यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शनल एड का. आइए फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा देखें. तो कहा गया है कि इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग एड में. इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड यानी इंस्ट्रक्शनल एड के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में कहा गया है कि जो आइडिया और एक्सप्रेशन के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने का काम करता है स्टूडेंट्स में. और कहा गया कि जो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को और क्लैरिफाई करता है कॉन्सेप्ट्स को. और कहा गया कि ये समराइज करता है कॉन्सेप्ट्स को, जो मतलब बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट जो होता है उसको समराइज कर देता है. यानी जब हम किसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं या किसी चार्ट के थ्रू बताते हैं या फिर अलग अलग तरीके से हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, तो वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है. और इसमें कहा गया कि ये डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करता है और पावर ऑफ इंडिपेंडेंट को भी डेवलप करता है. और कहा गया कि मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव होता है ये और इंश्योर करता है कि जो पॉइंट है वो अंडरस्टूड हुए या नहीं हुए. फ्रेंड, इसमें बहुत सारे ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. आइए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है. कहा गया कि रिसर्च पेपर जो होता है कैन बी प्रेजेंटेड इन. रिसर्च पेपर कैसे किस चीज में प्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में हमसे कहा गया है. ऑप्शन ए में दिया गया जर्नल्स, ऑप्शन बी सिंपोसियम, ऑप्शन सी सेमिनार्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है. रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किया जा सकता है ये जो ऊपर के तीनों दिए हैं ABCD में, जैसे जर्नल्स हो गया, सिंपोसियम हो गया, सेमिनार, सारी चीज़ों में प्रेजेंट किया जा सकता है. आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है. इस तरीके कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. मेरा मेन मकसद है ऐसे क्वेश्चन को देने का कि आप अच्छे से इसको समझ लें कि जर्नल्स में भी हो सकता है, सिंपोसियम में भी हो सकता है, सेमिनार्स वगैरह में भी हो सकता है. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. कहा गया कि और ये फ्रेंड ये जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि द टर्म किस
कीप द टर्म, एक टर्म जो होता है कम्युनिकेशन में उसका नाम है किस। तो इसको कहा गया कि ये यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, किस में यूज किया जाता है, वर्बल में, नॉन वर्बल में, इंटरकल्चरल में या ग्रुप में। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। वर्बल कम्युनिकेशन में किस, ये जो टर्म है इसका यूज किया जाता है। किस का जो फुल फॉर्म होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आइए वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करें। तो कहा गया कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है रिफर करता है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज आर ट्रांसमिटेड वर्बली, यानी जो मैसेज हमारा होता है वर्बल कम्युनिकेशन में वो ट्रांसमिट किया जाता है वर्बली। यानी वर्बली हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम बोल के कर सकते हैं किसी मैसेज को, या फिर रिटन में उसको हम कर सकते हैं। जैसे अगर यहां दिया गया कि द टर्म किस जो होता है यूज किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे कि यहां हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। और वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इसको दो भागों में डिवाइड, यानी दो पार्ट में, वर्बल कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले पार्ट क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी हम वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसको दो तरीके से हम बांट सकते हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा ये अगला सवाल जो है रीजनिंग से है। इसमें हमसे नंबर सीरीज के बारे में कहा गया कि इसमें कौन सा नंबर जो आएगा, जो इसमें खाली जगह है, जैसे 3 है, 11 है, 23 है या 39 है, फिर 39 के बाद 59 है। तो हमसे पूछा गया कि अगला जो नंबर है वो कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो फ्रेंड इसको हमने आगे अच्छे से डिस्क्राइब किया, ये देखते हैं। कहा गया कि जो 3 और 11 के बीच में गैप कितना है, 8 का गैप है, और 11 से 23 के बीच में 12 का गैप है, और 23 से 39 के बीच में 16 का गैप है, और 39 से 59 के बीच में 20 का गैप है। और इसी तरीके से हम आगे फाइंड कर सकते हैं। एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 8 नंबर आया, यहां पे 12 आया, यानी 4 नंबर बढ़ गया। फिर इसमें भी 4 बढ़ेगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 24 ऐड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा, 83 मिल जाएगा। तो जब माय डियर स्टूडेंट हम 59 को जब हम ऐड करेंगे 24 में तो हमें 83 मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है कि वैलिड नॉलेज जो होती है इंक्लूड्स करती है हाउ मेनी वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। यानी जो वैलिड नॉलेज कितने तरीके की मीन्स ऑफ नॉलेज को इंक्लूड करती है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 4 तरीके के जो होते हैं उसको इंक्लूड करती है। इसके आइए ये 4 तरीके कौन कौन, 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आपसे देखें। तो कहा गया कि जो प्रमाणा होती है वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होती है, और ये जो फोर मीन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, परसेप्शन होते हैं जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, इन्फ्रेंस होता है जिसको अनुमान कहा जाता है, और वर्बल टेस्टमनी यानी शब्दा होता है, और कंपैरिजन जो चौथा होता है कंपैरिजन उसको उपमाना कहा जाता है। ये फ्रेंड आप इसको अच्छे से और पढ़ लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जैसे परसेप्शन से रिलेटेड या इन्फ्रेंस से रिलेटेड, कंपैरिजन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ऐसे ही आपके साथ जितने भी क्वेश्चन आएंगे डेली बेसिस पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप यकीन मानिए कि अगर आप ये वीडियो देखते रहे तो आपको बुक उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस तरीके से हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन आपको देते हैं और उससे हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले साल ये पूछी जा चुकी है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। कहा गया कि अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन और फोल्डर वेयर ईमेल इज स्टोर बिफोर बीइंग सेंड। माय डियर स्टूडेंट्स,
इसमें हमसे कहा गया कि वो लोकेशन कौन सी है या फोल्डर कौन सा है जहां पे एक ईमेल जो होता है स्टोर होता है, लेकिन अभी वो जो ईमेल होता है अभी सेंड नहीं की। यानी अगर देखा जाए तो ये पॉइंट यही है कि बिफोर बीइंग सेंड, यानी सेंड होने से पहले जो ईमेल स्टोर होता है वो कहां पे होता है, हमें यही बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया इनबॉक्स, ऑप्शन बी आउटबॉक्स, ऑप्शन सी ड्राफ्ट, ऑप्शन डी सेंड आइटम। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। जो ईमेल होता है वो सेंड होने से पहले आउटबॉक्स में होता है। ईमेल के ये जो आउटबॉक्स होता है इसके बारे में हमने आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जो आउटबॉक्स होता है वो क्या होता है, लोकेशन या फोल्डर होता है जहाँ ईमेल स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं, आउटबॉक्स कहा जाता है। जो बिफोर बीइंग सेंड होता है यानी सेंड होने से पहले जो ईमेल होता है स्टोर होता है आउटबॉक्स में होता है। अच्छा इसका रीजन क्या है, आउटबॉक्स में जाने का रीजन क्या है, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है आउटबॉक्स में कि अगर आउटबॉक्स में आपका ईमेल है तो क्या क्या कर सकते हैं आप, उस ईमेल को रिव्यू कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, यानी कुछ गलती हो या उसमें कुछ घटाना बढ़ाना हो तो उसको एडिट कर सकते हैं, या उस ईमेल को डिलीट भी कर सकते हैं आप। आई होप फ्रेंड ये आउटबॉक्स क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा है कि नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। जो नगोया प्रोटोकॉल है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नगोया प्रोटोकॉल जो होता है किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी ओजोन डिप्लेशन, ऑप्शन सी हजार्डस वेस्ट, ऑप्शन डी बायोडाइवर्सिटी। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नगोया जो प्रोटोकॉल होता है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। आइए इसके बारे में देखें नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो कहा गया कि ये जो नगोया प्रोटोकॉल जो होता है वो 2010 में जो एग्रीमेंट था 1992 का उसमें आया था, 2010 में ये आया था। और इसका एम क्या है, मेन एम क्या है नगोया प्रोटोकॉल का, 3 ऑब्जेक्टिव बताए गए। कौन कौन से कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होता है उसको फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में लेना। और कहा गया कि कंट्रीब्यूटिंग करना टू द कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल करना यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको सस्टेन करना, यही 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशन प्लानिंग। एजुकेशन प्लानिंग जो होती है, एजुकेशन प्लानिंग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। NUEPA जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो एजुकेशन की प्लानिंग के लिए होता है। आइए इसके बारे में देखें। तो कहा गया कि सबसे पहले अगर देखें फ्रेंड्स तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NUEPA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप फ्रेंड नोट डाउन कर लें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एक बात यहाँ पे और ध्यान रखें कि NUEP जो होता है उसको फॉर्मली जाना जाता था क्या, NIEPA। इसका मतलब क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी HR मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी कौन सी, NUEPA। और ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डील करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। और सिर्फ ये इंडिया में नहीं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ये कहाँ पे, साउथ एशिया में भी ये इस तरीके का ये काम करती है। आई होप ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको क्लियर हुई होंगी।
फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।